नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक जीवन का निर्वाह करने के लिए उसको कई कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। जी हाँ, मनुष्य को खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, वंश की वृद्धि के लिए, समाज के लिए वंश की वृद्धि करना चाहता है। इसलिए वो संतान उत्पत्ति करता है और संतान उत्पत्ति तभी हो सकती है जब प्रजनन क्षमता बेहतर हो। तो आज हम इसी बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस पर हम बहुत ज्यादा संकोच करते हैं और हिचकिचाहट करते हैं। उसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रजनन क्षमता को अच्छा किया जा सकता है, प्रजनन क्षमता को स्वस्थ किया जा सकता है, प्रजनन क्षमता को कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। इन्हीं विषयों पर बेहद ही सरलता और सहजता से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एनके लोहिया सर हैं। इनके बारे में मैं आपसे परिचय करवा देता हूं। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी के। आप एमेरिट्स प्रोफेसर हैं नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के। आप सचिव हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के। सर, आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। मुझे खुशी है कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जी। और जनरली ये धारणा होती है कि अगर हमें कोई खास बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, पर यह धारणा WHO की डेफिनेशन के तहत जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है या प्रजनन स्वास्थ्य है, उसमें ये होता है कि आप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल तरीके से फंक्शन करें और उनमें ये क्षमता हो कि उनको परफॉर्म करें और उसके द्वारा प्रजनन क्रिया नॉर्मल तरीके से हो सके और उनमें एक क्षमता हो कि वो बच्चा पैदा कर सके। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विषय है। इसके बारे में अधिकतर हम में से या समाज के जो समाज है उसमें कोई भ्रांतियां रहती है, संकोच रहता है, झिझक रहती है, हिचकिचाहट रहती है। इस वजह से कई प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में ये धारणा में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। पहले लोगों में थोड़ी झिझक हुआ करती थी कि वो रिप्रोडक्शन के बारे में, प्रजनन के बारे में बात करें या न करें। तो इसी कारण से बहुत सारी चीज़ें, बड़ी परेशानियों से भी बच्चे गुजरते थे, पर वो शेयर नहीं करते थे। पर अब जनरल अवेयरनेस दोनों ही प्रिंट मीडिया से, ई मीडिया से अब ये आया है कि जानकारी ज़्यादा हो रही है और वो शेयर करने में कम झिझक करते हैं। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आजकल जागरूकता का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि जिन चीज़ों को पहले छुपाया जाता था या उसको हम सही तरीके से बोल नहीं पाते थे, आज जागरूकता का ही असर है कि हम हमारी कोई भी प्रश्न हो तो हम उनको रख सकते हैं। चर्चा को शुरू करते हैं सर। प्रजनन क्षमता और स्वस्थ प्रजनन क्षमता, इनमें क्या कुछ डिफरेंस समझा जाए या क्या कुछ ब्रॉड लेवल पे जो इनका मतलब है वो आपसे समझना चाहेंगे। जैसा मैंने कहा कि लोगों में ये फीलिंग रहती है कि हम में अगर कोई विकार नहीं है तो हम कहते हैं हम बहुत स्वस्थ हैं जी। मैं ये फील करता हूँ कि इसकी डेफिनेशन ये है कि आप मेंटली स्वस्थ हैं, फिजिकली स्वस्थ हैं जी, साइकोलॉजिकली स्वस्थ हैं जी, सोशली स्वस्थ हैं जी, तभी आप कह सकते हैं कि हम प्रजनन क्षमता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से स्वस्थ हैं जी। सर, पिछले कुछ सालों में ऐसे क्या कुछ परिवर्तन हुए हमारी जीवन शैली में कि आज हमें इस पर चर्चा करनी पड़ रही है कि प्रजनन क्षमता को बेहतर कैसे किया जाए, कैसे इसके प्रभावित जो कारक हमें करते हैं उनसे बचा जाए। कारण ये रहा कि जो प्रजनन क्षमता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जिनका दूषित परिणाम सामने आ रहे हैं जी। जैसे हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कंटेमिनेशन इन फूड, एडल्ट्रेटेड फूड, इन सभी कारणों से जो एक स्वस्थ प्रजनन क्रिया होती है उसमें एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं जी। तो इस कारण से ये धारणा बन रही है कि जो लाइफस्टाइल है और जिन चीज़ों से हमें प्रभावित करती है उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और ये देखें कि हम इन सब से कैसे बच सकते हैं
और इस कारण से एक स्वस्थ प्रजनन क्रिया को अपना सकते हैं। आप कई सालों से रिसर्च के क्षेत्र में कई रिसर्च आपने की है, करीबन 30-40 साल से ज़्यादा आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं, तो आपके खुद के व्यक्तिगत अनुभव क्या कहते हैं कि ये जो कारक जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से कारक है जिससे जो आम व्यक्ति है वो प्रभावित हो रहा है? दिन प्रतिदिन हम देखते हैं कि जो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन और जो उसकी जो इम्पैक्ट हैं उसमें आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो सकता है, कार्डियक सिस्टम प्रॉब्लम हो सकता है, और इन सब चीज़ों के साथ ही के अंदर जो आपके बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उन पर भी कुप्रभाव पड़ता है, और उनके कारण से फिर रिप्रोडक्शन पर भी कुप्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वस्थ एयर हो, स्वस्थ पानी हो, स्वस्थ खान पीन हो, तो ये जो एडवर्स इफेक्ट हैं प्रजनन पर उनको रोका जा सकता है। मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। आपने आहार और खान पान का जिक्र किया। आजकल की हमारी भागती दौड़ती लाइफ है, तुरंत खाना चाहिए, जंक फूड चाहिए, सब कुछ चाहिए, और लगभग आज का जो युवा है सबसे ज्यादा इन चीजों से गुजर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि आजकल के जो युवा है उनको वो ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो इनफर्टिलिटी है या जो प्रजनन के जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो हम युवाओं पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और पहले होता था कि ओल्ड एज के अंदर ही ये प्रभावित होती थी, पर आजकल युवाओं में भी है। इसका कारण यही है कि उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, और जो टाइप ऑफ जंक फूड है उसके कारण ओबेसिटी होती है, डायबिटीज हो सकती है, और दूसरे कोमोर्बिडिटीज प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि रिप्रोडक्शन को या प्रजनन को एडवर्सली इफेक्ट करती है। सर, एक वक्त का एक दौर था जब आईवीएफ के बारे में हमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, न ही कहीं पे किसी प्रकार की कोई चर्चा होती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में आईवीएफ जो टेक्निक है वो पूरे तरीके से कॉमन हो गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? जैसे समाज के अंदर कोई प्रॉब्लम बढ़ती है तो उसके समाधान के लिए भी लोगों को चेतना आती है। तो साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले स्टेप्टो एंड एडवर्ड्स अर्ली एज 1970 और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर इन्होंने आईवीएफ पर पहला ये लेक्चर दिया था, और चांस की बात है कि मैं उस टाइम वहाँ था उसमें लेक्चर में। ओवर दी टाइम लोगों ने देखा कि जैसे जैसे इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आईवीएफ के बारे में ज़्यादा रिसर्च होती जा रही है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स डेवलप होते जा रहे हैं, और आज हम देखते हैं कि जो गेमीट हैं, स्पर्म है, ओवा है, उनको बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, और उस कारण से जिन लोगों के अंदर प्रजनन क्षमता कम होती है या नहीं होती है उन सबको भी हम इजीली एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। इनफर्टिलिटी का आपने जिक्र किया, तो क्या इनफर्टिलिटी मेल में ज्यादा हो रही है, फीमेल में ज्यादा हो रही है, या दोनों में समान रूप से हो रही है? ऐसा कोई रिपोर्ट है तो वो आप साझा कर सकते हैं? बहुत सारी इस बारे में जानकारी है, और जो इनफर्टिलिटी है उसके अंदर पुरुष और महिला दोनों ही करीब करीब बराबर के जिम्मेदार होते हैं, और इनफर्टिलिटी में मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है और फीमेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही इनफर्टाइल हों। तो ये सब डिपेंड करता है कि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना है कि मेल और फीमेल के पूरे इन्वेस्टिगेशंस करके जानकारी की जा सकती है कि इनफर्टिलिटी में मेल फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है या फीमेल फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आईवीएफ टेक्निक के बाद में जो बच्चा पैदा होता है, क्या बिल्कुल वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होता है, या उसमें भी किसी तरह के कुछ और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? ऐसी एक भ्रांति भी है कि आईवीएफ तकनीक से जो है वो बच्चे कमजोर होते हैं, उनमें कई तरह के रोग हो सकते हैं, क्या ये सही है? इस पे बहुत सारी शोध हुई है जिसमें ये देखने के लिए कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको नॉर्मल प्रक्रिया से जो बच्चा पैदा होता है उससे कंपेयर किया जाए और देखा जाए कि क्या उनकी आईक्यू समझ में या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर कोई फर्क है। तो ये देखा गया कि जो आईवीएफ से बच्चे पैदा हुए उन पे जो दूसरी जनरेशन पैदा हुए, उनसे जो तीसरी जनरेशन पैदा हुए, उन सब बच्चों के अंदर वही क्षमता है
जो नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा होता है। मतलब किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, जिस तरीके से नॉर्मल बच्चा पैदा होता है उसी तरीके से ही ये तकनीक है। जी हाँ, जो IVF तकनीक है, जो एडवांसमेंट्स हुए हैं ओवर द टाइम, और उसके कारण से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वो सब गुण होते हैं जो एक नॉर्मल तरीके से बच्चा पैदा होता है। जी, आजकल की हमारी जीवन शैली भी काफ़ी परिवर्तित हो चुकी है। स्मोकिंग करते हैं आजकल के युवा, ड्रिंकिंग करते हैं, और न सिर्फ युवा हैं बल्कि अगर महिलाओं की बात करी जाए तो वो भी स्मोकिंग वगैरह करती है। तो इन दोनों का अलग अलग, दोनों के ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है धूम्रपान का? ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल के अंदर इस तरह की कोई आदतें हैं, जैसे धूम्रपान करना या टोबैको च्यूइंग करना या कोई इस तरह की चीज़ें करना, तो इनका असर जो होता है वो जनरल बॉडी पर तो होता ही है जी। कि इनसे जो कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है, पर इसी के साथ इनका रिप्रोडक्शन पे भी असर होता है, और उनमें जो रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, प्रजनन क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। तो कितनी बार देखा गया शुक्राणुओं की संख्या कम होती चली जाती है, और जो ओवुलेशन होता है वो भी एडवर्सली इफेक्ट होता है। यूट्रस पर किसी न किसी तरीके से प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी से लेके यूट्रस से लेके सब पे नकारात्मक अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और वो हार्मोन इन सबको रेगुलेट करते हैं। आजकल महिलाओं में एक कॉमन सा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो क्या उसका भी इससे कोई ना कोई संबंध है? सर्वाइकल कैंसर का बेसिकली जो कारण होता है वो हाइजीन से होता है, और जो खास तौर से जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है, और रूरल मासेज के अंदर खास तौर से ये होता है कि वो अपना रिप्रोडक्टिव हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इसके कारण से सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल, हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सर, एक दौर देखा हमने कोरोना का, आजकल किसी भी बीमारी का हम जिक्र करते हैं तो कोरोना काल से पहले क्या कुछ उसके लक्षण थे और कोरोना काल के बाद में क्या कुछ लक्षण हुए, और उन लक्षणों का बॉडी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो कोरोना काल के बाद में क्या कुछ परिवर्तन आया है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ही बात करी जाए तो उसके ऊपर? कोरोना 19 इनफैक्ट एक ऐसा अनफॉर्चुनेट समय था जिसके अंदर जो जनरल हेल्थ इश्यूज थे वो इफेक्ट हुआ। कोरोना जो वायरस है वो बेसिकली लंग्स पर इफेक्ट करता है, पर साथ ही के अंदर लंग्स के कारण से ऑक्सीजन कंजम्पशन इफेक्ट होता है, और उसी के साथ में जो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी इफेक्ट करता है। पर रिप्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर इसमें अवेलेबल हुआ, और ये कहते हैं कि क्योंकि बेसिकली आपका जो वाइटल ऑर्गन सिस्टम एडवर्सली इफेक्ट होता है, इस कारण से रिप्रोडक्शन भी एडवर्सली इफेक्ट होता है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे महिला का हो। जी, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे प्रभाव पड़ा है। आज की हमारी जो भागदौड़ भरी लाइफ है सर, हम काफी स्ट्रेस में रहते हैं, घबराहट रहती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और भी कई तरीके का मानसिक तनाव रहता है, अवसाद रहता है। तो क्या इन सारे जो लक्षण हैं इनका भी प्रभाव पड़ता है रिप्रोडक्टिव? बहुत जबरदस्त, क्योंकि हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। और आज आईटी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले जो युवा हैं, जिनको कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे वर्क प्रेशर रहता है, और इस कारण से एंग्जाइटी रहती है, और इस कारण से मेंटल प्रेशर रहता है, इस कारण से उनके अंदर इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो प्रजनन क्षमता है या प्रजनन हेल्थ है वो एडवर्सली इफेक्ट करती है अगर इस तरह की लाइफस्टाइल है तो। जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बांझपन की जो समस्या है वो पुरुषों में भी आजकल बढ़ती जा रही है, महिलाओं में भी बढ़ती जा रही है। एक बहुत पुरानी एक पृष्ठभूमि की बात करूं या भ्रांति की बात करूं तो अपने समाज में अक्सर जो बांझपन रहता है तो उसमें महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि पुरुष तो बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या कुछ बदलाव आया है वो आपसे जानना ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि हम केवल महिलाओं को ही इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं, पर जो एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में उसके कारण से ये बहुत साधारण तरीके से पता लगाया जा सकता है कि बांझपन का कारण महिलाएं हैं या पुरुष हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि महिला और पुरुष जिनका योगदान बराबर का हो सकता है, तो जो इन्वेस्टिगेशंस किए जा सकते हैं उसके अंदर ये पता लगाया जा सकता है कि बांझपन पुरुषों के कारण से है
या महिलाओं के कारण से हैं। तो समाज के अंदर ये भ्रांतियां थी पहले और अब भी कुछ रूरल एरियाज में हो सकती है, उनमें अवेयरनेस के कारण से अब कम होती जा रही है और लोगों में ये फीलिंग है कि इसमें पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हो सकते हैं जितने महिलाएं हैं। जी बिल्कुल, पुरुष भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी महिलाएं जिम्मेदार हैं, सिर्फ महिलाओं को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सर, एक समस्या और है जो 360 डिग्री पे समस्याओं की जड़ कह सकते हैं, मोबाइल का जो यूज है हम लगातार करते जा रहे हैं, चाहे किसी भी एज ग्रुप का हो। तो इस मोबाइल की जो रेडिएशंस निकलती है, क्या उससे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि काफी स्टडी ऐसी आई है जिनका साफ तौर पे कहना है कि मोबाइल की रेडिएशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, कुछ स्टडी में कहना है कि नहीं, इतनी हानिकारक नहीं है। क्योंकि ये एक मल्टी मिलियनर बिजनेस है जी, पर बहुत सारी स्टडीज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लेवल पर भी हुई है, जिसके अंदर इन्होंने ये देखा कि मोबाइल टावर, मोबाइल हैंडसेट्स और कितनी दूरी से कितने लंबे समय से यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एमिट होती है, तो टावर से कितने इंटेंसिटी से एमिट होती है, मोबाइल कितने घंटे तक कंटिन्यूस यूज करने से एमिट होती है, और उसके बेसिस पे देखा उनके एडवर्स इफेक्ट जो हैं हियरिंग पर भी है, कार्डियक पर भी हैं, लंग्स पर भी हैं, रिप्रोडक्शन पर भी हैं। जी, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये यूज पर डिपेंड करता है। अगर हम देखें कि जो टावर हैं वो बहुत पास में है और कंटिन्यूअसली आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सपोजर की विंग में हैं, तो आप पे डेफिनेटली एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। जी। पर अगर मोबाइल भी यूज कर रहे हैं आप, 2 मिनट आधा मिनट के लिए यूज किया फाइन, पर बहुत लोग ऐसे होते हैं घंटों तक यूज करते हैं, और साथ ही में ये भी होता है कि सोते वक्त वो अपने सिर के पास रख के सोते हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी वो डेफिनेटली बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि बच्चों का जो हेड और स्कल होता है वो बहुत कोमल होता है, उनको पेनिट्रेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एडवर्सली इफेक्ट करती है। पर पुरुषों में और महिलाओं में भी जो बहुत लंबे टाइम तक के लिए ये यूज करते हैं मोबाइल, उनको एडवर्सली इफेक्ट करती है, इफेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं। सर, पशु पक्षियों में भी बांझपन की समस्या होती है, ऐसा समझा जाए? बिल्कुल होती है। इंसानों की तो खैर बात कर रहे हैं, पशु पक्षी बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो उनकी समस्याएं कौन सुनेगा? आईवीएफ की जो इन्वेंशन हुआ जी, और उसके बारे में जो एडवांसमेंट्स हुआ, उसकी यूटिलिटी ये हुई कि पुरुषों में ही नहीं, मनुष्यों में ही नहीं, वाइल्ड लाइफ में भी और जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनमें भी अगर बांझपन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको इस विधि से भी बच्चा पैदा करने की क्षमता प्रदान की जा सकती है। तो वाइल्ड लाइफ में तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वहाँ खाने की क्वालिटी का नहीं इंश्योरेंस होता है, साथ ही के अंदर उनको एयर पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन होता है, और इन सब चीज़ों का जो है, जो वाइल्ड लाइफ है उनके रिप्रोडक्शन पर भी एडवर्स इफेक्ट। जी, कहीं ना कहीं ये भी कारण हो सकता है कि हमारे पशु पक्षियों की कई प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं और कुछ विलुप्त होने की कगार पर है। बिल्कुल सही है, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो जिस गति से वो विलुप्त होती जा रही है, आने वाले समय के अंदर आने वाली जनरेशन केवल वो अखबार में या किसी डॉक्यूमेंट में ही देख पाएंगे कि इस तरह की जो है पशु पक्षी हुआ करते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये एनवायरनमेंट से इफेक्ट होती है। लोगों को लगता है कि हम प्रोग्रेसिव हैं, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, पर डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से जैसे हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे पेड़ों को काट दिया तो उसके अंदर पशु पक्षी जो निर्वाह करते थे वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे जंगलों को खत्म कर दिया तो वाइल्ड लाइफ जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस कारण से ये जरूरी है कि हम ग्रोथ करें, प्रोग्रेस करें, पर सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट वर्सेस द लाइफ। मतलब ग्रोथ इतनी होनी चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम है वो बेहतरीन तरीके से कार्य करे और इकोसिस्टम बरकरार रहे। सर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कई तरह के विज्ञापन आते हैं और उन विज्ञापन को जब आम व्यक्ति देखता है, उन विज्ञापन में जो मेडिसिन बताई जाती है उसको लेना शुरू कर देता है, तो क्या ये सही है? मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जब तक कोई विज्ञापन उसका विज्ञान आधारित या साइंटिफिक बेसिस नहीं हो, तब
तक उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। लेकिन इस तरीके से भ्रामकताएं फैलाई जाती है कि आम आदमी उन विज्ञापन में फंसी जाता है और कहीं ना कहीं वो उन समस्याओं को खुद से संबंधित करने लगता है। पर उसके फिर जो आउटकम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ये अवेयरनेस भी है इस बारे में कि अगर किसी चीज़ के बारे में आपको कोई जानकारी मिलती है, पहले पता लगाएं कि उसका साइंटिफिक आधार क्या है। और अगर आपको लगता है कि जो क्लेम्स हैं, जैसे बहुत सारे कहते हैं कि मैं कैंसर को इजीली ट्रीट कर सकता हूं, मैं इनफर्टिलिटी बच्चा पैदा नहीं होता तो मैं ये ऐसा कर सकता हूं, पर उनका आधार होना चाहिए। आजकल ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम पूरे देश की हो गई, यूनिवर्सल हो गई। ये सिर्फ एक देश या राज्य तक सीमित नहीं, यूनिवर्सल प्रॉब्लम चल रही है। पर इसका साथी के अंदर कुछ लोग जो उसमें लपेट में आ जाते हैं, वो फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि वो सफर किया उन्होंने। इसमें जरूरी यही है कि डॉक्टर से उचित सलाह लें और उसके बाद में प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही आप डॉक्टर से सलाह लें, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करें और ये इंश्योर करें कि जो क्लेम है उसका आधार साइंस के आधार के बेसिस पे है। जी सर, बिल्कुल। जैसा कि आजकल पॉपुलेशन को कम करने के लिए, उसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का या गर्भ निरोधक जितने भी साधन है उनका उपयोग लिया जाता है, तो ये कितने उचित है? बहुत उचित है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि अपनी कंट्री में मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज इतनी ज्यादा होती है। इसका कारण है एक तो अनभिज्ञता, उनको पता नहीं है कि हम रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होता है, और उसके कारण से अगर हम नहीं चाहते हुए भी बच्चा पैदा हो जाए। तो अगर गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी होगी तो दे कैन प्लान व्हेन एंड व्हेन नॉट कि बच्चा पैदा होना चाहिए, तो वो अपने उसी ढंग से शेड्यूल कर सकते हैं। मान लो उनके एक बच्चा है, तो ये जो गर्भ निरोधक हैं उसके कारण से वो अपना दूसरा बच्चे को प्लान कर सकते हैं और गैप डाल सकते हैं कि मैं 3 साल बाद 4 साल बाद दूसरा बच्चा करना है। तो गर्भ निरोधक के बारे में जानकारी और उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही उपयोगी है। समाज में एक भ्रांति और भी है कि गर्भ निरोधक गोलियों का या फिर किसी और तरीके का कुछ भी मेडिसिन यूज में लिया जाता है तो इसमें अगर अगला बच्चा होगा तो उसमें होने में दिक्कत रहती है, या बॉडी के जो अपना शरीर है उसके ऊपर कुछ हार्मफुल इफेक्ट ये पैदा करते हैं। गर्भ निरोधक पुरुष के लिए अलग होता है, महिलाओं के लिए अलग होता है, और गर्भ निरोधक जो महिलाओं के लिए होता है उसमें डिपेंड करता है कि वो किस रिप्रोडक्टिव स्टेज पर उनका यूज करते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो कि मैरिज के इमीडिएटली बाद यूज करना लगते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं 2 साल 3 साल तक उनके पास बच्चा हो, फिर उसके बाद करने लगते हैं। तो वो कुछ ऐसी भी मेडिसिन है जिनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो ओरल पिल्स ले रहे हैं, आईयूसीडी ले रहे हैं, किस स्टेज पे ले रहे हैं, कितने पीरियड के लिए ले रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पर ये कहना कि उसके कारण से अगला बच्चा नहीं होगा, वो भ्रांति है, क्योंकि अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव को एक पर्टिकुलर के बाद में, तो वापस आप प्रेजेंट करने की क्षमता आप में होती है। कई जगह आउट ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो फॉरेन की कई कंट्रीज है जहां पे एक प्रिजर्वेटिव रखा जाता है, सीमन बैंक बनाए गए हैं, जो फोर्स में जो जवान है उनका पहले से ही प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो ये कितना सही है और ये कब तक उसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम में लिया जा सकता है, कब तक वो सिक्योर है? जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि साइंस ग्रोइंग एवरी डे, जो नॉलेज है बहुत बढ़ रहा है। तो अब ये हो रहा है कि कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैंसर हर एज में हो रहा है, और जब रिप्रोडक्टिव एज में कैंसर होता है तो पेरेंट्स को, कपल को ये लगता है कि हम अपने गेमिट्स, स्पर्म और ओवा को स्टोर करके रख लें, ताकि अगर हमें इनफर्टिलिटी हो जाए तो हम बच्चा पैदा करने के लिए अपना खुद का बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो इस कारण से वो क्या करते हैं कि रेडियोथेरेपी करना या कीमोथेरेपी करना या कुछ है, तो इनके कारण से रिप्रोडक्टिव क्षमता कम होती है या खत्म भी हो सकती है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से पहले ही आप प्रिजर्व कर लो, प्रिजर्व कर लेते हैं, और वो प्रिजर्व करते हैं तो क्रायो प्रिजर्वेशन करके जो ओवा और स्पर्म प्रिजर्व कर लेते हैं, और आफ्टर 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी उनको लगता है कि अब हमें बच्चा पैदा करना चाहिए, तो उसके कारण से वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। सबसे अंतिम प्रश्न ये है सर कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है या फिर प्रजनन क्षमता का, इसको बेहतर कैसे बनाया जाए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम
वैसा ही है जैसा बॉडी के दूसरे वाइटल सिस्टम है। लोगों को ये लगता है कि अगर हमें कार्डियक प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाएंगे, हमारा पल्मोनरी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाएंगे, मेंटल हेल्थ है तो डॉक्टर को दिखाएंगे, परंतु लोगों में झिझक होती है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो दिखाने में झिझक है। मैं ये फील करता हूं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ऐसे ही लेना चाहिए जैसे बॉडी के दूसरे वाइटल ऑर्गन और सिस्टम है, और उसको अच्छा बनाने का एक ही तरीका है कि आप जितनी भी लाइफस्टाइल है वो ऐसी रखें कि जो आपके बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट न करें और आपकी जो परफॉर्मेंस है, रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, वो नॉर्मल रहे। और लाइफस्टाइल में खास तौर से ये है कि जैसे कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद लें, तो जो लोग आईटी इंडस्ट्री में हैं या कोई ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम एडवर्सली अफेक्ट करता है। जी बिल्कुल सही बताया आपने। कहते भी हैं कि पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को निरोगी बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें हमारा पूरे तरीके से ख्याल रखना पड़ेगा। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और इतनी सरलता के साथ, सहजता के साथ में आपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।